में ज्वाइन करेंगे। आप डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के, कोविड वैक्सीन जागरूकता समिति के सदस्य हैं और स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन के आप संस्थापक हैं। तो जिस तरीके से नाम है तो आप ये समझ चुके होंगे कि कोरोना के मुश्किल दौर में भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। और जिस तरीके से वर्तमान समय में हम देखते हैं कि तमाम चुनौतियां हम सभी के समक्ष है। चिकित्सा की जब बात आती है, चिकित्सा सेवाओं की बात आती है, तो कई चुनौतियां आप लोगों के मन में भी होगी कि कैसे इनको पार कर पाएंगे, कैसे इन समस्याओं से हम जूझ पाएंगे। क्योंकि कोरोना के दौरान हमने देखा कि कई क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की कमी नजर आई, कुछ मुद्दे ऐसे थे जो बहुत आम हो गए थे। तो ऐसे में आप दोनों की जो भूमिका रही कोरोना योद्धा के तौर पर भी हमने देखी, और सिर्फ कोरोना के मुश्किल दौर में ही नहीं, आप लोगों ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए लोगों की शादियां भी कराई है, पढ़ाई के लिए भी लोगों का आपने आगे बढ़ाया है और चाहा है कि जिस तरीके से आप दोनों आगे बढ़े हैं, समाज में कई और बच्चे आगे बढ़ पाए, कई और आगे निकल पाए। तो दोनों के लिए एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए। नरेश सर, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। देखिए, आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बखूबी हर क्षेत्र को समझते भी हैं, और डॉक्टर की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है लाइफ में। किस तरीके से आप इसे देखते हैं समाज सेवा के तौर पर? देखिए कि डॉक्टर का जो काम होता है वो अपने आप में ही एक समाज सेवा होती है। हमने इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जाके कैंप लगाना स्टार्ट किया है। काफ़ी टाइम से फ्री कैंप लगाते हैं हम लोग, और न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स को जो लोग आगरा नहीं आ पाते हैं पैसे के अभाव में या और कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको उनके एरिया में जाके ही सेवा देते हैं। और हम ये काम, हमारी एक संस्था है पंडित तृप्ति राम समाज सेवा समिति है, इसके अंतर्गत करते हैं। इसमें हमारे उद्देश्य डॉक्टर के अलावा और भी उद्देश्य रखे हैं हमने, जैसे जिन गरीब कन्याओं का शादी नहीं होती है उनका शादी करवाना, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और पैसे के अभाव में उनका टैलेंट नहीं रुकना चाहिए, हम उनकी भी हेल्प करते हैं। और किसी के पास घर का समस्या होती है और छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, बिल्कुल उसमें नरेश जी, हम एक बार आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी की तालियों का साथ यहाँ पर हम चाहेंगे। कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका। एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। नरेश जी, देखिए आपने बताया कि किस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे आपके पेशे के माध्यम से हो या फिर जरूरत कुछ और हो। नरेश जी, ये तो आपने बता दिया, अब समीर जी से भी जान लेते हैं किस तरीके से वो आम लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, क्योंकि आपका भी एक एनजीओ भी है, पैथलैब भी है। तो किस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? हेल्थ केयर में स्पेसिफिकली हम बात करें तो हमारे पास सरकारें काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, बहुत सारी नई स्कीम्स लॉन्च हो रही है। जिस तरह से अभी भी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो जिस तरह से हेल्थ एटीएम, और इस हेल्थ एटीएम की अगर हम फीचर्स भी देखें तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनकी दोनों तरह से बीमारी के प्रिवेंशन में भी और बीमारी के ट्रीटमेंट के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। पर इसमें ज़्यादातर जो चैलेंज आ जाता है, हम चुनौतियाँ ज़्यादातर देखते हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर तो बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य स्कीम्स का लोग काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा लेते हैं। बट जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर वो अवेयरनेस नहीं हो पाती कि किस तरह की हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं और स्कीम्स अवेलेबल हैं जिनको वो अवेल कर सकें। तो जो स्टार फाउंडेशन है हमारा एनजीओ, इसी पे काम करता है कि जितना से जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सके। दूसरा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारी काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स है कि फॉर एग्जांपल हमने एक पर्टिकुलरली किसी एक विलेज के अंदर हमने डायग्नोस कर लिया कि हमारे इतने सारे लोगों को पर्टिकुलरली ये वाली प्रॉब्लम है। डायग्नोस करने के बाद उसका एंड टू एंड फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिस तरह से हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि जो आशा वर्कर्स और भी हेल्थ केयर वर्कर्स काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा अभी हमने कोविड के अंदर देखा, जब
सरकारों ने वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के अवेयरनेस पे काम किया, और जैसे हर घर दस्तक वाली स्कीम्स लॉन्च हुई, तो इनसे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में पता भी नहीं होता है कई बार, तो उन तक अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और हमारा एनजीओ अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है कि जो पॉलिसीज़ है उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन कराया जा सके। बिल्कुल समीर जी, सही कहा आपने कि कई बार लोगों को ये नॉलेज ही नहीं होती कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिनका लाभ उन्हें मिल सकता है। तो वहीं दूसरी ओर अवेयरनेस की जो कमी है वो हमने उस टाइम नोट की जब कोविड की वैक्सीन आई थी। तरह तरह की भ्रांतियां यहाँ पर थी। हालांकि कुछ लोग जो बड़े बड़े बयान दे रहे थे इनको लेकर के, बाद में उन्होंने भी जाकर वैक्सीन लगवाई। तो ऐसे कई मुद्दे हो जाते हैं कि जब पढ़े लिखे लोग भी अवेयरनेस की कमी की वजह से इस तरीके की बातें करते हैं। तो नरेश जी, आपने कब सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण इस मसले को समझा कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि जो बीमारी है उसका इलाज डॉक्टर के पास जाकर ही होगा, ना कि किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर, या फिर जो अंधविश्वास में पड़ जाते हैं उनको लेकर? अभी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जो रूरल एरिया से आते हैं, तो उनका कुछ प्रॉब्लम होती हैं। अभी 2 दिन पहले एक महिला आई थी, उसके घर वाले लेके आए थे, तो उसको फिट्स की बीमारी थी, दौरे आते थे। तो वो उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके गए थे उससे पहले 6 महीने पहले। तो वो बता रहे थे यहाँ पे इसके ऊपर वो भी बालाजी आए थे, गर्दन हिला रही थी, नाच रही थी। तो उन लोगों को 2-3 साल में ये पता चला कि इसको ये बीमारी है। तो इतना लेट हो जाता है डायग्नोसिस। ये जागरूकता की ही कमी है। तो हम इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जागरूकता बढ़ाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी बीमारी है उसको लोग समझें कि बीमारी की वजह क्या है और अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब इलाज की बात आती है तो निश्चित तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो डॉक्टर के पास पहुंचते ही हैं, पर ग्रामीण तबकों की ये समस्या और भी ज़्यादा बहुत चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि अगर इंडिया में ही हम देखें तो कई बार जब हम लैब्स में जाते हैं, किसी बीमारी का टेस्ट कराते हैं, तो कोई बीमारी नहीं निकलती ना, तो उसके बाद लोगों का एक सीधा सा रिएक्शन होता है कि अरे पैसे भी लग गए, कुछ बीमारी भी नहीं निकली। तो एक खुशी की बात वहां पर होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर समीर? बिल्कुल, एकदम एक ये सवाल तो रहता है कि ये सब कुछ करा लिया और कुछ निकला ही नहीं, या फिर ज़्यादातर लोगों का एक ये भी रहते हैं उस चीज़ को लेके कॉन्शियस कि कुछ निकल गया तो क्या होगा। खास तौर पे युवा वर्ग की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, अभी हम देख भी रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर अगर हम ओवरऑल देखें तो आई थिंक 5 to 7% हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे अगर सब इंडिविजुअली देखें तो अपना खर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब ने भी जैसा बताया कि कहीं ना कहीं बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बीमारी के ट्रीटमेंट और उसका जो कॉम्प्लिकेशन है उसको मैनेज करने के लिए हम बहुत अधिक, हमारा 95% के करीब पैसा चला जाता है। और स्पेसिफिकली युवा वर्ग की बार बार बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से हम रीसेंट इंसिडेंट्स देख रहे हैं, हमारे जो ये यंग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इवन हम बात करते हैं कि हम डायबिटीज़ की कैपिटल बन गए हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक्स, इनकी कैपिटल हम बनते जा रहे हैं। तो ये जो जीवन शैली में बदलाव आ गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइमली हम थोड़ा सा अपना प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर काम करें। जैसे कोरोना के अंदर भी प्रिवेंशन के ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एब्सोल्युटली प्ले किया। करेक्ट समीर जी। देखिए, कहते भी हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और स्वास्थ्य हम सभी से जुड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो आप सभी से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में मन में कई सवाल होते हैं, कई बातें हम जानते हैं कि ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, पर बात हकीकत ये है कि कितनी चीजें हम अडॉप्ट करते हैं, कितनी चीजें हम मान लें। आप क्या कहना चाहेंगे नरेश इसको लेकर? देखिए, इसमें तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पुराने पूर्वज लोग थे किस तरह से रहते थे, और आजकल जो युवा लोग हैं, सर ने बोला है, तो उनका तो लाइफ स्टाइल ही ठीक नहीं है आजकल। टाइम से सोते नहीं है, टाइम से जागते नहीं है, खाना पीना भी ढंग, कभी उल्टा सुल्टा खाते पीते रहते हैं। तो ये फैक्टर जो होते हैं, जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि क्रोनिक जो डिजीज है, हार्ट वाला, डायबिटीज, ये लाइफस्टाइल से ही इनका बहुत रिश्ता है, बहुत ज़्यादा रिश्ता है। बिल्कुल, यानी कि लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा रिश्ता है। और वहीं अगर हम बात करें कि ये तो हमने बात की योगा करें, व्यायाम करें या फिर लाइफस्टाइल में सुधार करें, पर कुछ टेस्ट भी होते हैं जो हमें रूटीन लेवल पे करवाते रहना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती, एटमॉस्फेयर होता है, जैसे रेडिएशंस वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो समीर जी, यही सवाल आपसे भी कि जैसे कैंसर के पेशेंट्स इसी वजह से शायद आज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेडिएशंस का फ्लो बहुत ज़्यादा है, हम सभी के पास में मोबाइल ऑल टाइम रहता है।
जो कितनी रेडिएशन हमें एट द टाइम दे रहा है वो हमें भी नहीं पता। तो ऐसे में जो टेस्ट ज़रूरी हैं, जो समय समय पर हमें करवाने चाहिए, इसके बारे में जानकारी आपसे भी चाहेंगे और यही सवाल नरेश जी आपसे भी। तो सबसे पहले समीर जी आप। बिल्कुल, देखिए स्पेशली मैं युवाओं की बात इस वजह से कर रहा हूँ कि हमारा देश में युवा पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा, और अगर हम बात करें तो हमारा पूरा जो देश की स्पाइन है वो युवा वर्ग है। और अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, प्री पैंडमिक भी था लोगों में, युवाओं में खास तौर पे अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस, पर पैंडमिक के बाद बहुत सारे कारणों की वजह से जो स्ट्रेस लेवल था वो बहुत अधिक ज़्यादा बढ़ गया है। लाइफस्टाइल तो खराब थी, बट जो स्ट्रेस लेवल है वो भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से ये हम इस तरह के इंसिडेंट सुन रहे हैं। बहुत ज़रूरी है प्रिवेंटिव टेस्ट कराना, और उसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी टेस्ट करा लें, कि हमने सोचा कि हमने अपना ब्लड सैंपल दे दिया और उसमें ये बहुत सारे टेस्ट हो गए। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी हिस्ट्री इवेलुएट करके कई बार हमें देखना पड़ता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, इन सब चीज़ों को देखकर उनके लिए प्लान किया जाता है कि आपके लिए ये ज़रूरी है। तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक शॉर्ट नहीं है, ये है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर करानी चाहिए। जैसे एक HbA1C टेस्ट होता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप प्री डायबिटिक है कि नहीं, मतलब आप डायबिटीज़ की कगार पे हैं। अगर आप कगार पे हैं तो आप अपनी जीवन शैली को ठीक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि एक ज़रूरी भी है कि इस तरीके के टेस्ट हो। नरेश जी आप क्या कहना चाहेंगे इसी को लेकर? देखिए, जो सिंपल टेस्ट होते हैं किडनी के लिए, सीरम, यूरिया, क्रिएटिन वगैरह वगैरह, लीवर के लिए होते हैं, एक चेस्ट एक्सरे होता है, और तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एनुअली करवा सकते हैं। तो इससे कोई अगर रीनल डिजीज है, किडनी लीवर का डिजीज है, और हमारे इंडिया में लंग्स से रिलेटेड बहुत बीमारी होती हैं, इन्फेक्शन है, कैंसर वगैरह है, तो उनका अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है, और ये सस्ती भी हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। बिल्कुल, देखिए यूपी की आबादी पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में चुनौतियां भले ही हो, पर हमने देखा किस तरीके से डबल इंजन की सरकार में यहाँ पर बेहतर काम हुआ, लोगों को तमाम सुविधाएं मुहैया हुई है। तो वहीं आप जैसे डॉक्टर्स भी लगातार इसको सेवा का जरिया समझकर काम कर रहे हैं, ना कि नौकरी का जरिया। तो ऐसे में अगर हम न्यूरोलॉजी की बात करें, तो ऐसे में कौन कौन सी चुनौतियां सबसे ज्यादा समक्ष आप लोगों की रहती है? किस तरीके से आप इन चुनौतियों को फेस करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनको पता नहीं है कि ये बीमारी भी है। न्यूरोलॉजी की बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, तो हम अक्सर एक एजुकेशनल एड देते हैं अखबारों में, उसमें हम न्यूरोलॉजी की बीमारियों के बारे में और थोड़ा सा उसमें एक दो लाइन उनको बताते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं हमको पता ही नहीं था कि ये भी बीमारी होती है। तो अवेयरनेस थोड़ा बढ़े तो ठीक रहता है। बिल्कुल, अवेयरनेस बढ़े तो थोड़ा ठीक रहता है। समीर जी, किस तरीके से अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि एनजीओ आप चला रहे हैं, कई प्रयास आपके द्वारा भी किए जा रहे हैं, पर चुनौतियां कई हैं, भ्रांतियां कई हैं, पर समझाने का कोई सफल रास्ता तो आपको मिला ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें जिस तरह से हमने बताया है कि स्पेसिफिकली हम कुछ कुछ कैंपेन्स चला सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, और हम जैसे डायग्नोस्टिक्स में चीज़ों को देखते हैं। काफ़ी हद तक हमने ऐसा देखा है, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं वुमेन हेल्थ को लेकर ही, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं गाँव में भी या चाहे शहरों में भी, महिलाएं अधिकतर अपने स्वास्थ्य को लेकर वो पूरी फैमिली का टेक केयर करती हैं, पर जब उनके खुद के स्वास्थ्य की बात आती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती रहती हैं। और जैसा अभी आपने कैंसर के लिए भी बात किया, तो महिलाओं के अंदर जैसा हम भारत के अंदर देख रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे अधिक बढ़ रहा है, और जिसको प्रिवेंटिवली बहुत अधिक टाइम से अगर हम डायग्नोज कर लें तो उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कैटेगरीज कर सकते हैं कि हम ये जो कैंपेन हमारी चलती है कि हम पैप्समियर स्क्रीनिंग करें, मैमोग्राफीज करें, ताकि हम समय रहते हुए इस तरह के जो हमारे सबसे ज़्यादा कैंसर्स जो ये वाले सबसे ज़्यादा हमेशा एक नंबर 1 कैटेगरी यानी में कि रहते हैं, उनको ये हम रोक कैटेगराइज्ड सकें। किया जाए कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको लेकर अवेयरनेस बहुत कम है, केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनको लेकर के लोगों को जागरूक किया जाए, महिलाओं को स्पेशली जागरूक किया जाए। क्योंकि कई महिलाएं हैं, समझदार भी है, पर घर में रहती हैं, अपनी बात नहीं उठा पाती, अपनी परेशानियां किसी के साथ साझा नहीं कर पाती, और अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ती जाती है, चुनौतियां बढ़ती जाती है, क्योंकि बहुत देरी कई बार इलाज में हो जाती है। तो ऐसे में नरेश जी, ये सवाल आपसे, आप डॉक्टर भी हैं, आम लोगों से डेली आपका मिलना होता है, उनकी समस्याओं को आप सुनते हैं, तो ऐसे में सरकार और प्रशासन
दोनों से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरीके से आम लोगों के लिए कैंपेन चलाए जाने चाहिए, किस तरीके से उन्हें और भी ज्यादा जागरूक किया जाना चाहिए? देखो, हमारा गवर्नमेंट सेटअप में हॉस्पिटल तो है ही, छोटे बड़े हर जगह हैं अवेलेबल। तो इसमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने प्रिवेंशन बताया, प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जहाँ पे हॉस्पिटल हैं छोटे या स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे एक डॉक्टर होता है या केवल स्टाफ होता है, तो वो लोग इसमें बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनके कांटेक्ट में सारे गांव के लोग होते हैं। तो और स्कूलों में भी आजकल तो हेल्थ पे बताया जाता है, प्रिवेंशन पे भी बताया जाता है। अब सरकार का इसमें यही रोल है कि लोग बागों को जागरूक करने के लिए ही अब पढ़े लिखे होने चाहिए सबसे पहले बात तो, और फिर उनको बताने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, महीने में एक बार या वीक में एक बार जो छोटी जगह हैं उन अस्पतालों में पंचायत भवन में कोई मीटिंग बुला के उनको हेल्थ के बारे में, एक टॉपिक के बारे में एक बार में कुछ बता दिया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कई बार आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, कई योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ और अहम काम भी, मतलब लोगों तक किस तरीके से पोषाहार की बात आए या वो तमाम योजनाओं की जानकारी उस दौरान दी जाती है। तो वहीं ये एक जरिया हो सकता है, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, कई इस तरीके के जो स्वयं सेवक है वो भी आगे आ सकते हैं, एनजीओज आगे आ सकते हैं, जिनके माध्यम से एक सेतु का काम किया जाए। अब सवाल समीर जी आपसे है कि सर ने तो बताया किस तरीके से सेतु का काम किया जा सकता है, पर कई बार बात ये भी उठती है कि किस तरीके से लोगों को घर पर तक, यानी कि घर तक सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि लोगों को, कई बार हम देखते हैं दूर दराज के क्षेत्रों में इलाज के लिए पहुंचना पड़ता है। हालांकि यूपी की तस्वीर बहुत हद तक बदली है, जिस तरीके से वक्त आगे बढ़ा है वैसे यहाँ की तस्वीर भी बदलती गई है, विकास भी बढ़ा है। तो ऐसे में किस तरीके से घर तक आम लोगों को सुविधाएं मिल सके, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके? बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया स्पेसिफिकली कि इसमें सरकारों का और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या आ जाता है। कि अगर हम बात करें तो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस, उनके अंदर एक गैप एनालिसिस करके हमें लगता है, क्योंकि कई बार हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट है पर इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमारे पास मैन पावर नहीं है। कई बार पूरा सब कुछ, सभी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है पर डॉक्टर नहीं है कि उसको, जिसको रिपोर्ट बनानी है। कई बार ये होता है कि हमारे पास मशीनें भी नहीं है और डॉक्टर और स्टाफ भी नहीं है, तो वहाँ पे हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये गैप एनालिसिस करके कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमारे पास किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, इसमें आपके जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर पार्टनर्स, उनके साथ पीपीपी प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि एक तरह का पीपीपी मॉडल नहीं हो सकता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उस तरह की रिक्वायरमेंट को आप इस मॉडल से फुलफिल कर सकते हैं। और रही बात घरों की, निश्चित तौर पे घरों के लिए तो होम केयर फैसिलिटी ज़रूरी है, ज़्यादातर जो लोग वहाँ फैसिलिटीज़ तक नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल, यानी कि जो पूरी बात नरेश जी ने रखी और साथ ही समीर जी ने रखी कि सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, पर वहीं जरूरी हो जाता है कि आम लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, और यही शायद यूपी के मन की बात भी है। और ऐसे में ये जरूरी है, नरेश जी आपके मायने में भी और समीर जी आपके मायने में भी, कि लोग अपने स्तर पर भी जागरूक हो और साथ ही प्रशासन और सरकार दोनों के द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है, जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनका फायदा उठाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। आप सभी की तरफ से जोरदार तालियां मैं चाहूंगी दोनों के लिए ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब इस कार्यक्रम को आगे की ओर हम बढ़ाएंगे। और आप सभी से अब रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लैंप लाइटनिंग सेरेमनी के लिए एक बार रेडी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए लैंप लाइटनिंग सेरेमनी वो सेरेमनी है जिसके साथ हम ये प्रण लेते हैं कि अब एक किरण उजाले की है, एक किरण उम्मीद की है, और इस किरण के साथ हम आगे बढ़ने चाह रहे हैं। सो हमारे ऑनरेबल गेस्ट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो एक बार आगे आए। हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट एसपी सिंह बघेल जी, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री, भारत सरकार,
सर आपसे अनुरोध है कि आप आगे आएं और साथ ही चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र आप आगे आएं। डॉक्टर नरेश शर्मा जी आप भी आगे आएं। डॉक्टर समीर भाटी जी आप भी आगे आएं। असीजा जी आपसे भी अनुरोध है कि आप भी एक बार आगे आएं प्लीज। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी लैंप लाइटनिंग सेरेमनी में एक बार हमें ज्वाइन करें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी शिशिर अवस्थी सर आप भी एक बार प्लीज लैंप लाइटिंग सेरेमनी में हमें ज्वाइन करें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से यहाँ पर हो जाए। याकूब सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी ज्वाइन करें। भावे गोताभिनंदन नित्य दिन गुण गावे जय देव जय देव। मंदिर चरण डोळ्यान पाहिन रूप तसे म्हणे नामा। आप सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक बार मंच पर एक बार सेटल डाउन होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि मंच पर ही अपना स्थान ग्रहण आप करें। आप सभी से अनुरोध और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस खास दिन में, क्योंकि ये दिन नाम है यूपी के और यूपी की मन की बात के। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी चैनल हेड और भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा सर से कि सर आप हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट एसपी सिंह बघेल जी का स्वागत करेंगे। शिशिर सर आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार ज्वाइन करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति की परंपरा है अतिथियों का स्वागत और सत्कार जोरों शोरों से किया जाता है और इसी कड़ी में ये स्वागत सत्कार। और मनीष असीजा जी का भी स्वागत हमने यहाँ पर किया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी की तालियां यहाँ पर चाहूंगी मैं इनके लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर नरेश शर्मा जी और डॉक्टर समीर भाटी जी से कि आप भी एक बार वेलकम करेंगे हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट का एसपी सिंह बघेल जी का। आप स्वागत यहाँ पर करें। जी का भी आप यहाँ पर स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से यहाँ पर हो जाए। स्वागत करना चाहते हैं यहाँ पर, सम्मान करना चाहते हैं आप दोनों का ही, असीजा जी का भी और बघेल साहब और साथ ही चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी। Felicitation and welcome. And now after that, आपको दिखाना चाहेंगे एक झलक उस शो की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा हिट है और साथ ही जिसका किरदार आपको, जिसका हिस्सा आपको नेता भी नजर आएंगे, बड़े बड़े दिग्गज भी नजर आएंगे, साथ ही अभिनेता भी नजर आएंगे। द न्यू जेसी शो की एक झलक आप सभी के बीच में। एक बार जोरदार तालियां इस शो के लिए एक बार आप सभी की ओर से। Jagdish Chandra, a visionary, a media icon, the turnaround man. 10 साल हमने इतना बुरा देखा, इतना बुरा देखा, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं करते। आपका रिमोट कंट्रोल पीएमओ के पास है। सरकार पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। Dr. Jagdish Chandra is a man who has defied definitions
to forge a path in the world of media. As CEO of ETV News Network and then ED and CEO of Z Regional Channels, followed by CMD of First India News, or in print media as CEO and editor-in-chief of First India, a leading English daily newspaper, or the world of fashion and entertainment. And now as CEO and editor-in-chief of the national Hindi news channel Bharat 24, Vision of New India. He has brought his unique vision and ideas to all. Jagdish Chandra, with his revolutionary leadership and vision, changed the world of media forever. Jagdish Chandra is a well-known face across India, not just due to his innovatory and groundbreaking tenures as CEO of ETV and Z Networks and CMD of First India, but also because of his popular and universally acknowledged as one of the best politico-analytical shows, The JC Show. The JC Show with Jagdish Chandra firing off astounding analysis, in-depth observations, and accurate predictions leaves audiences gasping and thirsting for more. Be it ETV, Z, First India, or now Bharat 24, Vision of New India, it was and remains Jagdish Chandra who draws the audiences to the show with his keen questions, unerring grasp of political and social issues, infallible sense of audience, and passion for news. Analysis of political environment, like his bang-on prediction of 303 seats in 2019 Lok Sabha elections, 280, 85, 288 पे आ जाए तो फिर तुम यही लिखना कि 300 और गिनते जाओ. or his insightful, perceptive, and penetrative comment on how Hindutva is now the agenda of all Hindus. The examples are numerous and multiple. Add to this the wide expanse of guests who have sat down across from JC, willing to disclose and divulge everything. All of it has ensured that the following of Jagdish Chandra transcends age, class, region, and gender in viewership. The JC Show trends across social media platforms, notching up digital viewership. From the highest echelons of political corridors to the Bollywood heartthrobs and the millions of viewers, everyone has succumbed to the magic of Jagdish Chandra. Yes, the JC Show telecast on Bharat 24, Vision of New India, and First India News remains one of the most awaited and talked about shows on television. एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो जाए फॉर द न्यू जेसी शो, सबसे ट्रेंडिंग, सबसे हिट शो ये. और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर जगदीश चंद्र सर को कि सर प्लीज आप यहाँ पर आए और हमारे परिवार के मुखिया होने के नाते सभी का वेलकम यहाँ पर करें, भारत 24 की तरफ से और फर्स्ट इंडिया की तरफ से. एक बार जोरदार तालियां सर के लिए यहाँ पर. समारोह के मुख्य अतिथि बघेल साहब, विधायक जी, हमारे स्पॉन्सर्स, साथियों, फर्स्ट इंडिया और भारत 24 परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है. आगरा शहर उत्तर प्रदेश की धड़कन है और उत्तर प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम आगरा के बिना हो ये संभव ही नहीं है. इसलिए हमने कार्यक्रमों की शुरुआत आगरा से की है. हमारे कार्यक्रम के जो डायरेक्टर हैं शिशिर, उसको हमने यही कहा, भाई आगरा की जिसे कहते हैं कि बोनी कहते हैं जिसे व्यापार में, वो भाग्यशाली होती है. तो आगरा से शुरुआत करिए और अच्छी शुरुआत हुई है. आप सब आए, मंत्री जी, विधायक जी समय निकाल के सब यहाँ पे पहुँचे. तो बस मुझे इतना कहना है कि आगरा शहर के हर मुद्दे पर, आगरा के हर इशू पे
ये दोनों चैनल आपके साथ हैं, फर्स्ट इंडिया अखबार आपके साथ है। हम चाहेंगे कि इस चैनल पर यूपी के साथ साथ आगरा के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो प्रमुखता से उठाए जाएं और चैनल जो है सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करे। हम कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म करते हैं और उत्तर प्रदेश में वैसे भी योगी जी के नेतृत्व में काम इतना अच्छा और शानदार होता है, घर बैठे बैठे खबरें मिलती हैं और लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे, डेवलपमेंट के फ्रंट पे और अयोध्या और दूसरे शहरों के विकास के फ्रंट पे, उनकी श्रृंगार के फ्रंट पे योगी जी की सरकार में जो काम हुआ है वो सचमुच अद्भुत है। हम सब उनके साथ हैं, अच्छे कामों के साथ हैं। सरकार के हर काम का मेरिट पे इवैल्यूएशन करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट सपोर्ट जो है वो सरकार जो पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए काम करती है, तो चैनल पूरे तौर पे सरकार के साथ खड़ा होता है। मेरिट के आधार पर योजनाओं का मूल्यांकन होता है। तो कुल मिला के आगरा आने की खुशी है। आप सबको धन्यवाद और ख़ास तौर पे हमारे मुख्य अतिथि विधायक जी, स्पॉन्सर्स, आप सबका धन्यवाद और आशा है आगे भी आपसे इसी तरह मिलना जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आगरा शहर और आप सबको मेरा प्रणाम है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटिंग अस विद योर वर्ड्स। आपके शब्दों के माध्यम से सभी के स्वागत के लिए और सभी को प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब यहाँ पर जिस मुद्दे के लिए हम पहुँचे हैं, मोहब्बत की नगरी में हम लोग हैं, जिनकी हवाओं में, फिजाओं में इश्क और मोहब्बत की खुशबू हर जगह महसूस की जाती है। तो ऐसे में यूपी की मन की बात आगरा के जरिए हम आप सभी तक पहुंचाएंगे कि आखिर यूपी के लोगों के मन में क्या है। लोकसभा चुनाव में भी अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो ऐसे में कई सवाल हैं लोगों के मन में, उनका जवाब हम जानना चाहेंगे। हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट एसपी बघेल जी, आपसे एक बार जोरदार तालियां सर के लिए अगेन यहाँ पर हो जाए, क्योंकि आपके नेतृत्व में हम देख रहे हैं किस तरीके से सरकार के द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। तो वहीं डबल इंजन की सरकार जो है यूपी में बड़ा दमखम भी दिखा रही है। तो ऐसे में 2024 को लेकर के क्या पिक्चर बनेगी, क्या रणनीति आपकी है? मेरा सौभाग्य है कि भारत के प्रमुख चैनल भारत 24 और फर्स्ट इंडिया न्यूज़, इसके कर्ता धर्ता डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी प्यार और मोहब्बत के शहर आगरा में हैं, दीन इलाही के शहर में हैं, सुलह कुल के शहर में हैं, गालिब मीर के शहर में मैं अपनी तरफ से आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे पड़ोसी जिला फिरोजाबाद के लोकप्रिय विधायक श्री मनीष ससैया जी हैं, आगरा के प्रमुख चिकित्सक नरेश चंदा जी और समीर भाटी जी हैं, शिशिर जी हमारे बीच में हैं। इस शहर के सांसद होने के नाते आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जहां तक 2024 की बारे में आपने कहा है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि 2022-2024 का सेमीफाइनल था, जिसमें बहुमत के साथ हम लोग जीते हैं। 24 में कोई खास चुनौती मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, विशेष तौर से यूपी में, क्योंकि मेरे हिसाब से जो सबसे कठिन गठबंधन था, रिजल्ट से पहले हम लोग भयभीत थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो था 2019 का लोकसभा का चुनाव, जिसमें बीएसपी और सपा का गठबंधन हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों नेताओं में अपनी जातियों के वोट को ट्रांसफर करने की क्षमता है। वो तो केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं ना होती और 17 से 19 में उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं और खासतौर से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहाया था, उससे कमल खिला है। तो वो गठबंधन हम लोग फेस करके आए हैं, जिसमें उस गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी अपने गढ़ों की सीटें
जिसको वो अपना अभेद किला कहते थे, और पूर्व के चुनाव में वो किले किले ही थे। इसके बावजूद, इस गठबंधन के बावजूद श्रीमती डिम्पल यादव जी को कन्नौज जैसी लोकसभा हारनी पड़ी, धर्मेंद्र यादव को बदायूं हारना पड़ा, और फिरोजाबाद से श्री अक्षय यादव जी चुनाव हारे। गठबंधन में 2 जीत गए थे, उनको बीजेपी ने वापस ले लिया है उपचुनाव में, जिसमें आजमगढ़ की सीट को, जो अखिलेश यादव जी द्वारा छोड़ी गई सीट थी, उसको बीजेपी ने ले लिया है, और आजम खान द्वारा छोड़ी गई सीट रामपुर को भी हम लोगों ने जीता है। देश बहुत बड़ा है, और मैं अभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के डीएनए को ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो बीजेपी के लिए वॉकओवर है। मैं अखिलेश यादव जी की तरह ये नहीं बोल पाता हूँ कि 403 में से 400 सीटें वो जीतेंगे, लेकिन आज कह सकता हूँ कि मिशन हमारा पूरी 80 सीटों का है यूपी में। एक आध सीट हो सकती है कोई, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार 80 में से 80 जीतेंगे, क्योंकि उस गठबंधन के बावजूद हम लोग जीते। यानी कि बघेल जी, आप ये मान के चले कि यूपी से तो पूरा समर्थन बीजेपी को मिलेगा ही, और पूरे देश की अगर तस्वीर की हम बात करें तो पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में रिपीट आने वाली है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, और उत्तर प्रदेश में जनता लाल कारपेट बिछाएगी, कांटे नहीं डालेगी। क्या बात। उत्तर भारत को जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना वाली लोकसभा सीट, जो कभी नहीं हारे थे वो लोग, मुझे 7 साल की उम्र के बाद की राजनीतिक घटना याद रहती हैं, ऐसी भगवान की कृपा है मेरे पे। 1977 की एक आंधी थी जनता पार्टी की, इमरजेंसी के खिलाफ, उसमें भी जनता पार्टी गुना सीट को नहीं जीत पाई थी। आपको याद होगा, चंदा साहब को तो पता ही हुआ कि माधवराव सिंधिया निर्दलीय जीते थे कांग्रेस के समर्थन से, और एक कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जीते थे। लेकिन 19 में हम 25 के 25 सभी सीटें मध्य प्रदेश की जीते हैं, पूरी राजस्थान की जीते हैं, पूरी दिल्ली की जीते हैं, लगभग उत्तर प्रदेश की पूरी जीते हैं। उसके खास तौर से बात है कि छत्तीसगढ़ में 11 हमारे सिटिंग एमपी थे। पार्टी का डिसीजन था कि 11 के 11 सिटिंग की टिकट काटी, इसके बावजूद भी 11 लोग जीत करके आए। तो दक्षिण भारत में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, तेलंगाना बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि तमिलनाडु की सारी सीटें हम लोग जीत जाएंगे या आंध्रा की सारी जीत जाएंगे, और ऐसा राजनीति में बोलना नहीं चाहिए जो बाद में थूक के चाटना पड़े, अथवा कहना पड़े कि मेरे शब्दों को तोड़ फोड़ के चैनल ने पेश किया है, या शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन कुल मिला के मोदी जी सप्ताह की हर कैबिनेट में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो देश के सर्वहारा वर्ग के लिए लाभान्वित होता है, खासतौर से उनकी गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो हैं। अब आप ये देखिएगा कि देश सड़क पर शौच करती हुई महिला को लगभग हर प्रधानमंत्री ने देखा। नेहरू जी ने ज्यादा देखा, क्योंकि उस समय हम लोग अविकसित थे, गरीब थे। शास्त्री जी ने देखा, इंदिरा जी ने देखा, उसके बाद मोरारजी भाई ने देखा, चंद्रशेखर जी ने और वीपी सिंह ने देखा, देवगौड़ा गुजराल साहब ने देखा। ये इच्छा क्यों, या तो प्रधानमंत्री देखे ना देखे तो समाधान कौन करेगा? सरकार बहानों के लिए नहीं होती है, सरकार समाधान के लिए होती है। तो मोदी जी ने शौचालय बनाए, वो इज्जत घर हैं। मैं पुलिस में रहा हूं, अगर बलात्कार की तहरीरें हम लोगों को मिलती थी तो ज्यादातर का मजमून ये होता था कि हमारी पत्नी या बहन माँ जो भी है वो शौच के लिए गई थी, तो बदमाशों ने उनके साथ बुरा काम किया। क्योंकि हमारी भारत की महिलाएं सूर्योदय से पहले अंधेरे में अथवा सूर्यास्त के बाद अंधेरे में जाती थी, इसका फायदा बदमाश उठाते थे। शेर है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ ये कहिए देश के आजाद है। कोठियों से मुल्क के म्योर को मत आंकिए, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। इस फुटपाथ पर आबाद हिंदुस्तान के लिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आवास बनाए हैं, जिनकी मैं आंकड़ेबाज पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन करोड़ों हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में करोड़ों के मकान बने। इसलिए 24 में हम और जीतेंगे कि ये माइंड सेट इस 5 सितारा होटल से करके जाएं, जो लोग भी हैं, कि ये देश एलीट क्लास का नहीं है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल निशुल्क लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं,
जिसको सरकार को 4 दिन पहले 3 महीने का एक्सटेंशन भी देना पड़ा। इसका मतलब ये जनता की मांग है। जिस देश में 1.5 लाख का आवास लेने के लिए प्रधान के घर आते हैं, शहरी आवास के लिए विधायक जी के पास रोज एप्लीकेशन आती होंगी और वो करते भी हैं। विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन के 1,000 रुपए लेने के लिए लोग फॉर्म भरवाते हैं, हम लोगों से रिकमेंड कराते हैं। जिसमें 80 करोड़ लोग मुफ्त का जब भोजन कर रहे हों, जिसमें करोड़ों की संख्या में मनरेगा मजदूरों की हो, जिनको 100 दिन काम दे करके हम बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसा व्यक्ति यदि बीमार हो जाएगा तो कैसे इलाज होगा उसका? ये कहना बंद होना चाहिए कि रिक्शा पुलर का अगर किडनी खराब हो जाएगी तो कैसे ट्रांसप्लांट होगी। मैं ये कहता हूँ कि 10 बीघे किसान की भी अगर किडनी खराब होगी तो इलाज कैसे होगा? अब होगा ना। तो हम गरीब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल साइंस से ट्रीटमेंट नहीं होता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं बीमार हूँ या भारत 24 के सीईओ साहब हों या देश के प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या संतरी हो, डीजी हो या सिपाही हो, भिखारी हो या अमीर हो, अगर हमारा सबकी बीमारी एक है, अगर वायरल है तो सबका इलाज एक सा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो ऑगमेंटिन खाएं 45 रुपए की 10 दिन तक, 450 की। गरीब आदमी तो गरीब आदमी क्या करता था? नीली पीली गोलियां, बेचारा वो कहता था डॉक्टर साहब 25 रुपए में इलाज कर दो। वो मेडिकल साइंस से इलाज नहीं कराता है, तब नीली पीली गोलियां बिना रेफर की डॉक्टर दे देता है। अब मोदी जी के समय में 5 लाख का आयुष्मान कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति का प्रति वर्ष इलाज हुआ करेगा। इवन वेदांता में अस्पताल इलाज गरीब व्यक्ति का हो सकता है। तो ये योजनाएं हैं, ये तमाम योजनाएं हैं। फिर एक ये है, मेरे हिसाब से आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ा काम डॉक्टर साहब कुछ हुआ है तो साक्षात्कार समाप्त करना हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाएं ग्रुप ए बी सी डी में होती हैं करोड़ों, और राज्य सरकारों की होती हैं काखा गाघा में हमारे यूपी में। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि गजटेड नौकरियों में भाजपा, केंद्र की समस्त नौकरियों में और राज्यों में जहां भाजपा शासित हैं, नॉन गजटेड नौकरियों में इंटरव्यू ही नहीं होगा, केवल राजपत्रित अधिकारियों के इंटरव्यू होंगे। अब मेरे से कोई बच्चा पूछ सकता है कि आप इंटरव्यू पे इतना क्यों जोर दे रहे हैं, तो अपने पिताजी से पूछता अगर मेरी उम्र के होंगे। हम लोग हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट को पॉलीथीन में मढ़ के रखते थे, रोजगार कार्यालय के चक्कर काटते थे, निकली हुई जगह का फॉर्म भरते थे, लिखित परीक्षा भी पास करते थे। पिताजी पे नोट नहीं होते थे और बरादरी पे बड़ा नेता नहीं होता था जो मुख्यमंत्री द्वारा भेजे जाने वाली सूची में अपना नाम लिखा दे, इसलिए हम लोग बाहर हो जाते थे। अब इंटरव्यू नहीं होगा। और माफ करना, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों में इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, इंटरव्यू निकालने के लिए होते थे। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बता, और नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता। तो चेकोस्लोवाकिया की बता के भी नौकरी नहीं लगती थी, क्योंकि चेयरमैन को एक सूची मिला करती थी। अब OMR सीट होगी। मैं आपकी चैनल का पूरा उपयोग बच्चों के लिए कर रहा हूँ। OMR सीट होगी, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ABCD 4 आंसर, टिक कर दोगे सही तो पूरे नंबर, नहीं तो जीरो, पूरे नहीं तो जीरो, पूरे नहीं तो जीरो। तो ये नौकरियों का युग है। आज भी कोई प्रतियोगिता दर्पण, प्रगति मंजूषा, कंपटीशन मास्टर, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, द हिंदू अखबार या हिंदी के अखबार और टेलीविजन की आपकी न्यूज को केवल 8 घंटे 2 साल पढ़ ले तो बिना इंटरव्यू वाली 35,000 की नौकरी तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएगी। क्योंकि ये मेरे हिसाब से आज देश की आबादी 130 करोड़ है, ज़्यादातर लोग नौजवान हैं और नौजवान बेरोजगार हैं। उनके लिए साक्षात्कार खत्म करके नौकरियों के अवसर मोदी जी ने और योगी जी ने प्रदान करने का काम किया है। यानी कि एक और तो एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है, दूसरी ओर रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, और ग्रामीण तबकों की बात की जाए तो महिलाओं के विकास के लिए भी बीजेपी सरकार काम कर रही है, चाहे केंद्र की बात हम करें या राज्य की बात हम करें। तो वही जब बात आ जाती है ना डबल इंजन की, तो गति अपने आप बढ़ जाती है। तो ऐसे में दूसरी ओर अगर हम 2024 की बात करें, विकास से इतर अगर हम देखें तो एक और विपक्ष यूनाइट होने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं, तो वही नीतीश कुमार अलग अलग नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। उसको किस तरीके से चुनौती की तरह फेस करेंगे? जी, आपके आयुषी ना, हाँ, योर नेम इज आयुषी, या ओके, विजय वर्गीय, या मध्य प्रदेश से हो? नहीं सर, राजस्थान से। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो आयुषी जी, आपकी कमेंट्री में 3-4 चीजें मुझे मिली। पहली ये मिली कि ग्रामीण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, दूसरा महिला सशक्तिकरण की आपने बात की, और तीसरा विपक्षी एकता की बात की है। तो क्या हुआ कि पिछले
63 साल से 67 साल से भारत सरकार को चुनता था। डॉक्टर साहब इंडिया सरकार को चलाता था। पिछले 8 साल से ये हो रहा है कि भारत सरकार चुनता है और भारत ही सरकार चला रहा है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा भगवान से, आज नौ दुर्गा है, आज व्रत हम लोगों ने खोले हैं, नवमी है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब तक डेमोक्रेसी रहे, इस देश का प्रधानमंत्री गरीब आदमी बने, और ऐसा गरीब बने, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा गरीब बने जिसको लुटियन जोन में आके अपनी गरीबी याद भी रहे। हम लोगों के साथ बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे ही हम कुछ हो जाते हैं तो अपने प्रारब्ध को और पूर्वार्ध को भूल जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर 10 बाई 12 के कमरे में ना रहे होते 6-7 भाइयों के साथ, माने दूसरे घरों में काम ना किया होता, उन्होंने स्टेशन पे चाय ना बेची होती, तो गरीब कल्याणकारी योजनाएं नहीं बन पाती। क्योंकि ये जो दून में पढ़ के आते हैं, मेयो में आते हैं, शेरवुड में आते हैं, सिंधियाज से आते हैं, या ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में, अच्छी पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये भारत के मर्म को नहीं समझ सकते। मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है, जिसको डनलप पिलो पे सोने वाले और एयर कंडीशन में रहने वाले, या गुच्ची का पर्स लेने वाले, या बर्बरी का बैग लटकाने वाली महिलाएं, या रेबन का चश्मा और राडो की घड़ी पहनने वाले इसको रट सकते हैं, इसको 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन इसके दर्द को वही समझ सकता है जिसने एक पिछौरा में पूछ की रात काटी हो। तो नरेंद्र मोदी जी इसी प्रकार के नेता हैं जिन्होंने एक चादर में पूछ की रात काटी है। इसलिए इस देश के गरीबों के लिए तमाम सारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं आई हैं। तो दूसरा आपने कहा है कि महिला सशक्तिकरण का, बहुत अच्छा है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण कोई नया शब्द नहीं है। और अभी अमेरिका कह रहा था कि 4 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। नो नो, वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एज वेल एज वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज हमारे यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का कंसेप्ट है। त्रेता में भगवान राम के राज्य में लोकतंत्र इतना मजबूत था, यद्यपि बाबा साहब ने 26 जनवरी 50 को संविधान लागू हुआ है जिसमें हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन त्रेता में अंतिम धोबी समाज के व्यक्ति को ये स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति की थी कि सीता जैसी पत्नी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की, और राम ने उसमें अग्नि परीक्षा ली। तो हम पुराने लोकतांत्रिक देश हैं। महिला सशक्तिकरण हमारे यहाँ इतना ज्यादा था कि युद्ध में कैकेयी जी साथ गई थी दशरथ जी के, और वहीं जो वीरता का परिचय दिया था उसी से वरदान मांगने को दशरथ जी ने कहा था। हमारे यहाँ महाभारत और रामायण काल में आप देखो कि यज्ञों में महिलाएं बैठती थीं। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण इतना भयंकर है कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर रहीं, जो कि बहुत लोक कल्याणकारी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। हमारे यहाँ पन्ना धाय रही हैं। हमारे यहाँ रानी हाड़ा को जब उसके राजा युद्ध पे जा रहे थे तो कहा रानी से कहो कि कुछ हमें उपहार दें जिसको देख के हम युद्ध लड़ें। तो वो जो सेवक लौटा तो रानी से कहा कि राजा चाहते हैं कि कोई मेमोरी आप दें। तो उन्होंने एक हाथ से अपनी चोटी पकड़ी और दूसरे हाथ से तलवार से अपनी गर्दन काट के थाली में रख दी। तो रानी हाड़ा ऐसे हैं। तो हमारे यहाँ छलकारी बाई रही हैं, तो हमारे यहाँ अवंती बाई रही हैं, तो हमारे यहाँ दुर्गावती रही हैं। तो ये हमारे यहाँ विद्योत्तमा बहस करती थी कालिदास के साथ। तो महिला सशक्तिकरण था। लेकिन अब मोदी जी के काल में महिला सशक्तिकरण इतना भयंकर हुआ है कि अमेरिका आज तक, जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भले कहता हो, आज तक अपना राष्ट्रपति नहीं बना पाया है। हम अपने 2 राष्ट्रपति बना लिए महिलाओं को। हम पहले प्रतिभा पाटिल जी को बनाए हैं और अब हमारी द्रौपदी जी बनी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम राष्ट्रपति बना चुके हैं महिला, हम प्रधानमंत्री बना चुके हैं महिला, हम मुख्यमंत्री कई बना चुके हैं महिलाएं। और उत्तर प्रदेश में तो पहली गवर्नर ही सरोजिनी नायडू थी, और मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी विधायक जी अपनी सुचेता कृपलानी जी आ गई थी। हाँ, जयललिता जी नहीं, ममता जी नहीं, मायावती नहीं, वो कैसी रही हैं वो एक अलग बात है, लेकिन महिला रही हैं। हमारे यहाँ इस समय खजाना महिला के हाथ में है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। तो इस समय 10-11 महिलाएं केंद्र सरकार में मंत्री हैं। सूबे में तमाम सारी, आगरा शहर से ही बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं। मेरा कहना महिला, लेकिन एक बात महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा हुआ है कि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि महिला किसी भी जात की हो वो पिछड़ी है,
क्योंकि वो दोयम दर्जे का भोजन करती है, वो दोयम दर्जे की शिक्षा लेती है, उसको दोयम दर्जे की चिकित्सा मिलती है। आपकी पीढ़ी और हमारी पीढ़ी में फर्क है। हमारी पीढ़ी में दादी और नानी उतना ही पढ़ पाई थी जिस क्लास तक गांव में स्कूल था, बाहर नहीं भेजा गया उनको। घर में सबसे पहले खाना जो बनता था वो हम जैसे लोग नेता टाइप के खाते हैं, क्योंकि हमें बहुत जाना है। फिर वो वर्कर खाता है, डीएम से जाना है, एसपी से मिलना है, एमएलए से मिलता है, मंत्री से मिलना, फिर घर के लड़के खाते थे। लास्ट में खाना खाती है घर की महिला, तो जिसको कम कैलोरी का मिलती है। और चूंकि डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे खाते नहीं थे, तो वो परस्ती रहती थी, कभी ये नहीं कहती थी बचा नहीं है। तो गांव में ब्राह्मण से वाल्मीकि की महिलाएं हफ्ते में 3 दिन अचार और चटनी के साथ खाना खाती है। जिसका स्वास्थ्य सबसे अच्छा रहना चाहिए उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा इसलिए रहना, उसको माँ बनना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने इतनी लंबी बात कर दी है कि महिलाएं सभी पिछड़ी हैं, लेकिन जब आदिवासी महिला है तो और भी पिछड़ी है। फिर वो आदिवासी महिला पिछड़े राज्य उड़ीसा की है तो और भी ज्यादा पिछड़ी है। आपको याद होगा कालाहांडी, भूख से लोग मरते थे। मैं पहले सुनता था, पढ़ता था, कालाहांडी काय के लिए फेमस है, तो हमने जीके में पढ़ा था भूखमरी के लिए। संयोग से मैं 1998 में 12वीं लोकसभा का जब सांसद बना तो कुछ डेथ हुई, तो मेंबर एमपीज का एक डेलीगेशन गया। राज्य सरकार तो ये कहेगी कि भूख से नहीं मरे, बीमारी से मरे। मैंने उसका तरीका निकाला, क्योंकि मेरा पुलिस का अनुभव था, कि पोस्टमार्टम कराया जाए। और बड़ी आंत में अगर भोजन नहीं है, क्योंकि बड़ी आंत में पिछले 72 घंटे का बिना पचा हुआ भोजन रहता है, वही बिसरा जिसको कहते हैं, वही बताता है कॉज ऑफ डेथ। तो अगर अन्न नहीं है तो ये भूख से मौत हुई है। तो उसी कालाहांडी राज्य वाले उड़ीसा पिछले राज्य के आदिवासी पिछले वर्ग की अंतिम आदिवासी महिला को नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति बनाकर राजनीतिक अंत्योदय करने का काम किया। क्योंकि दीनदयाल जी कहते थे अंत्योदय, अंत्योदय को उन्होंने परिभाषित किया है, लेकिन एक छोटी सिंपल परिभाषा थी कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। तो राजनीतिक अंत्योदय भी हो रहा है, सामाजिक अंत्योदय भी हो रहा है, आर्थिक अंत्योदय, हम मकान भी बना रहे हैं, आवास बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, ई श्रमिक कार्ड में उनको पैसा दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि का फसल भले खराब हो जाए अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, ओले से, पाले से, कोई धुंध से, कोहरे से, लेकिन किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार की 3 किस्तें आती हैं। इसी प्रकार से विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन को 1,000 रुपये महीने आते हैं। मुझे ये तक बताया गया है, कुछ सासों ने ये कहा है कि लला क्या ये योजना आपके मुख्यमंत्री ने पैसे बढ़ा दिए हैं। पैसे आने से 3 दिन पहले बहू आजकल हाथ पांव दबाती है, शिकंजी के लिए पूछती है, चाय के लिए पूछती है, क्यों? अम्मा के खाते में पैसे आने वाले हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे तमाम बच्चे जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, जिनको वृद्धावस्था पेंशन और ओल्ड एज पेंशन दे करके नरेंद्र मोदी श्रवण कुमार की भूमिका इस देश में निभा रहे हैं। श्रवण कुमार ने केवल अपने माता पिता को कंधे पर बैठा के तीर्थ यात्रा कराई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो आवास के मामले में, चिकित्सा के मामले में, खाने के मामले में, दवाई के मामले में, मान सम्मान के मामले में, गैस के मामले में, उज्ज्वला के मामले में, हर मामले में श्रवण कुमार साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, ये तो लोग देख भी रहे हैं और मान भी रहे हैं, और वो जो नतीजा है वो चुनाव में नजर भी आ रहा है। और शायद यही वजह है कि 2024 को लेकर आप बहुत ज्यादा आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। थोड़े से विषयांतर की ओर आपको लेकर जाना चाहूंगी। बीच में एक पार्ट आपका रह गया है, आपने विपक्षी की बात की थी। हाँ, वो थोड़ा सा रह गया। आई एम ए प्रोफेसर, सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे तो नंबर मैं काट देता हूँ, तो दर्शक मेरे भी काट सकते हैं। उसमें आपने कहा था कि विपक्ष लामबंद हो रहा है। चचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था, यदि राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियां हुआ करेंगी। ऐसे ही एक दुरभ संधि 19 में सपा बसपा का, जो एक दूसरे की हत्या कर रहे थे गेस्ट हाउस में, वो गलबहियां कर रहे थे, क्योंकि राजनीतिक अस्तित्व का सवाल था। इसी प्रकार से जैसे ही लोकसभा के चुनाव आते हैं, नीतीश कुमार जी की प्रधानमंत्री बनने की जो असंतृप्त इच्छा है वो बलवती हो जाती है। फिर कभी वो टोपी लगा लेते हैं, कभी वो नरेंद्र मोदी जी जो अपनी कार्यकारिणी को लेके जा रहे थे तो उनको लगा था आरजेडी के साथ जाना है, तो उन्होंने भोजन जो ऑफर किया था उसको मना कर दिया। फिर उनको ऐसा लग रहा, इसको कहते हैं कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनमा जोड़ा। तो ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं जिनका चुनाव चिन्ह देश के मतदाताओं को नहीं पता है। जैसे जनता दल यू का चुनाव चिन्ह ठीक है वहां, और यहाँ और बता दूं मैं कि जो
नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, वो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में जीत के आई, उससे आधे लगभग आए नीतीश जी के, जबकि टिकट उनको ज्यादा मिली। लेकिन हमारे हाईकमान ने कह रखा था कि यदि हमारे गठबंधन बहुमत में आता है तो नीतीश विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। उसको हमने निभाया है और उनके आधे आए थे। तो वो जो तीर है उनका चुनाव चिन्ह, वो सबको भेद नहीं पाता है बिहार में भी। अब वो सपने देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के। उसका चुनाव चिन्ह पता है लोगों को, या उस पार्टी का नाम पता है, या वो चंद्रशेखर जी एक साउथ के हैं? मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वो तेलंगाना के हैं, आंध्रा के हैं। उनका चुनाव चिन्ह क्या है मुझे नहीं पता, वो सपने देख रहे हैं। केजरीवाल साहब दिल्ली के बाद थोड़ा विस्तार हुआ है, वो दिल्ली स्मॉल, और उनके दिल्ली के समस्त एमपी हमारे हैं, 8 के 8, और एक बार से नहीं है, 14 में भी हैं और 19 में भी हैं और 24 में भी आएंगे। तो सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो कच्छ से लेकर कामरूप तक मतदाता उसको जाने या उसके एलाइज को जाने, और जो सोबर हो और जो ईमानदार हो और जो जिसका विजन हो, जो सबको लेके चलने वाला हो। तो मोदी जी ने कह रखा है सबका साथ सबका विकास, फिर कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और इस बार लाल किले की प्राचीर से कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब ये विपक्षी एकता क्यों हो रही है? तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। तो उसकी वजह से ये दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्गसंधि हो रही है। जी बिल्कुल। और ऐसे में एक और सवाल, छोटा सा जवाब इसको लेकर मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि विषयांतर की ओर आपको लेकर जा रही हूँ। कहते हैं राजनीति में मुलाकातों के मायने कहीं निकाले जाते हैं। हाल ही में आपने किसी से मुलाकात भी की है, नाम का जिक्र अगर आप ही करते, जिसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है कि इस मुलाकात के मायने क्या? एक्चुअली क्या, सबसे ज्यादा छिद्र अन्वेषण मीडिया के लोग करते हैं, सबसे ज्यादा। आप एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ आया, ये एक न्यूज है, और अभी स्लिप ऑफ द टंग हो जाए तो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है ना? स्लिप ऑफ द टंग में कुछ कर जाऊं तो वो ब्रेकिंग न्यूज है। मैं आपकी इस फर्स्ट इंडिया न्यूज, भारत 24, और आपका तो अंग्रेजी का अखबार भी है जगदीश जी का, उसके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। मैं राष्ट्र के नाम संदेश बहुत उपदेश नहीं देने की स्थिति में हूँ, उतना बड़ा नेता नहीं हूँ। आपका इशारा रहा है कि कल मैं मेदांता में श्री मुलायम सिंह यादव जी के हालचाल पूछने के लिए गया। मैं ही नहीं गया, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि राजनीति में इतने शिष्टाचार जरूर होने चाहिए कि हम किसी की बेटी की शादी में कभी निमंत्रण आए या ना आए, आदमी बीमार है अथवा किसी की मृत्यु हो जाए, हमें जरूर जाना चाहिए। और मेरे तो राजनीतिक गुरु रहे, मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ। और राजनीति में ये सामान्य शिष्टाचार हमेशा रहना चाहिए। योगी जी ने फोन किया, राजनाथ सिंह जी ने फोन किया, चूंकि वो लोग बहुत व्यस्त हैं तो इमीडिएट जाना संभव नहीं था। लेकिन कल मैं अष्टमी होने के बावजूद अपने सारे कार्यक्रम छोड़ करके मेदांता में गया और श्री अखिलेश यादव जी से उनके हालचाल पहुंचे। ये अलग बात है कि करहल में उनसे 2-2 हाथ भी करता हूँ। वही फिरोजाबाद में उनसे लोकसभा लड़ा, फिर उनकी पत्नी डिम्पल यादव से लड़ा, फिर उनके भाई अक्षय यादव से लड़ा, और अभी अभी करहल में चुनाव लड़ा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का वास्तव में हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि मैं वाहिद वो शख्स हूँ भारतीय जनता पार्टी में जो 10 साल में 5 चुनाव लड़ेगा। मैं 14 की पार्लियामेंट लड़ा मनीष जी के क्षेत्र फिरोजाबाद से, फिर मैं 17 विधानसभा लड़ा जो 16 बार टूंगला, एक बार जीती गई थी, 16 बार हारी गई थी, जीत गए, मंत्री बना दिया। फिर मैं 19 लोकसभा लड़ा, फिर मैं 22 विधानसभा लड़ा, और पार्टी चाहेगी तो 24 लोकसभा लड़ूंगा। परिणामों की बात नहीं करना, परिणामों की बात नहीं करना। करहल के लिए कहना चाहूंगा कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। और मैं नहीं लड़ता तो उनके घर की श्रीमती डिम्पल यादव, श्री अक्षय यादव, श्री रामगोपाल यादव, श्री धर्मेंद्र यादव, श्री तेज प्रताप यादव, ये एक दिन में 4 सभा अगर करते तो 17 दिन में 68 करते। तो 17 दिन का चुनाव होता है ना, 3 राउंड में केवल 150 सीटें थी। 3 राउंड तक ये घर के लोग खूंटे से बांध के मैंने रखे, वरना ये 398 सभाएं कर लेते। अगर ये 150 सीटों पे 398 सभाएं कर लेते तो ये 5000 से हारने वालों को 3 बार जाके जिता लेते। जाने से फर्क पड़ता है,
दूसरा मैं लड़ा तो या तो मेरी पर्सनैलिटी कमजोर होती है, तो मेरा समाज नाराज भी बहुत होता पार्टी से कि अच्छी अच्छी सीटों पे खुद लड़ते हो, हमारे भाई को मरने के लिए भेजते हो। नहीं, क्योंकि मेरा इतिहास ऐसा रहा है कि मेरे पे ये सूट करता है। तो ये यादव वर्सेस बघेल इलेक्शन हो गया उत्तर प्रदेश में, तो पार्टी को 3-4% वोट बढ़ गया। तीसरी एक गलती इन्होंने कर दी कि एक दिन मेरे पे गोली चला दी। अगर आप अपनी बिरादरी के लड़ते हैं तो आपका अपमान पूरे जात का अपमान, और आपका सम्मान तो पूरे जात का सम्मान। उसके बाद हमारे समाज के गांव में अथवा हमारे मित्र प्रशंसकों समर्थकों के गांव में फिर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी गाजियाबाद से लेके बलिया तक घुस नहीं पाया, ये फायदा हुआ। चौथा, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया मेरे पे आके। वो आए, उनके आने से पार्टी को बहुत लाभ हुआ। मेरे पे तो ब्रह्मास्त्र चल गया, वो तो घटोत्कच को मन नहीं होता है। ब्रह्मास्त्र जब चलेगा तो किसी वरना अर्जुन पे चलेगा, तो ब्रह्मास्त्र मेरे पे चल गया, मैं हार गया। लेकिन पार्टी को ये फायदा हुआ कि फिर हमारे शीर्ष नेताओं को ये कहने का अवसर मिल गया कि अरे भाई अखिलेश करहल से तो जीत नहीं रहे हैं, पिक एंड चूज सबसे अच्छी सीट पे, जब उनकी जात इतने लाख है और उनके समर्थक इतने, और पिक एंड चूज करने वाली सीट पे वो हार रहे हैं। अगर हार नहीं रहे हैं तो अपने वृद्ध एवं बीमार पिता को क्यों लाए? मुलायम सिंह यादव जी का करहल आना अगर आम घटना है तो ये भी बताएं कि क्या यहाँ बहा फतेहाबाद खैरागढ़ या सोरों सुकिट पटियाली या गोकुल गोवर्धन माठ या कहीं आए हो? वो कहीं नहीं आए। तो वहां आना पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद हो गया। एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ा कि अखिलेश यादव हार रहे थे, हार से बचने के लिए अपने बीमार एवं वृद्ध पिताजी को लाए। इस तरीके से चुनाव की एक बेहतर रणनीति भी आपकी रही है, पर कानून राज्य मंत्री आप हैं। नहीं, वो जीत का कारण कुछ एक सेंटेंस कहा था। हाँ, आप कुछ पूछ रही थी कि जीत का क्या कारण? जीत का तो बड़ा छोटा कारण है। तो तमाम लोग, सब लोग एमपी बन सकते हो और सब मनीष भाई की तरह एमएलए बन सकते हैं। तो थोड़ा बोले छोटा सा काम करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? वो थोड़ा सा, वो बड़े काम, मंगल ग्रह पे जाना तो बड़े नेताओं का काम है। ये हेलीकॉप्टर बनाना और उसको भेजना ये तो बड़े लोग का। हमारा काम तो छोटी मोटी सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और शादी समारोह में, सामाजिक समारोह में शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, मैरिज एनिवर्सरी, नौ दुर्गा के जागरण और बर्थडे, और आप जैसे लोगों की अच्छी चैनल में आना, एजुकल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बात है, बहुत खूब सर। जिस तरीके से क्या है, वाकई में लाजवाब। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। बिल्कुल, आप बैठिए सर। बिल्कुल, चर्चा अभी थोड़ी जारी है और एक अंतिम सवाल आपसे। कानून राज्य मंत्री आप हैं, ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि देश में कानून का अमल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि न्याय मामले बहुत ज्यादा पेंडिंग है। हालांकि हम देख रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर और कई ऐसी कोशिशें आप लोगों के द्वारा की जा रही है, चाहे बात करें लोक अदालतों की, जिनके माध्यम से पेंडेंसी कम हो, पर फिर भी हल नहीं निकल पा रहा है। पेंडेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर किस तरीके के प्रयास? बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, और ये जब तक पेंडेंसी मुकदमों के लंबित मामले जब तक मेरे से नहीं पूछे जाएंगे तब तक मुझे ये तरबूज का जूस भी कभी कोई नहीं पिलाएगा, कोई चाय नहीं पिलाता कभी। वो ये क्वेश्चन है और रेलिवेंट क्वेश्चन है। गुड, ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे पास विधि एवं न्याय मंत्रालय है। और पेंडेंसी मैं बता दूं, बल्कि आपने उतना नहीं पूछा, आपने मेरे को संख्या नहीं पहुंची है, लेकिन ये 4.5 करोड़ के आसपास है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये 71,000 है। हाई कोर्ट में, राज्यों के हाई कोर्ट्स में ये 60 लाख के आसपास है। लेकिन ये जो 4 करोड़ के आसपास जो हैं, ये लोअर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के मुकदमे। ये आंसर देते हुए कई बार लगता है कि ये विभाग आंसर नहीं बताता जो मैं देने जा रहा हूँ। हम सब लोग, मैं और मनीष जी, सार्वजनिक जीवन के लोग हैं। सुबह जब हमसे जनता मिलने आती है, अगर 500 आती है तो 400 के हाथ में एफआईआर होती है, चाहे वो वादी हो अथवा वो मुलजिम हो। ये जरूर आते हैं एफआईआर लेके। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, मैं भी गुजरात 3 दिन रहा, तो एमपीज के पास बाकी काम आते हैं, ये एफआईआर वगैरह नहीं लेके आते हैं। खैर, और ज्यादातर मुकदमे ये लड़ाई झगड़े मारपीट के हैं। जैसे मेरे खेत में किसी की भैंस आ गई, मैंने गाली दी, झगड़ा हो गया। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, झगड़ा हो गया। नाली पनारे पे झगड़ा हो गया।
पंचायत चुनाव को लेकर झगड़ा हो गया। आप देख रहे होंगे हीनियस क्राइम इतने नहीं है। मैं आज पहली बार किसी चैनल को वो जवाब दे रहा हूँ कि मुकदमों की पेंडेंसी के बड़े कारण है कि ज्यादातर मुकदमे हमारे धारा 147, 148, 149, 323, 324, 325, 452, 326 आईपीसी के हैं। फिर आजकल ये फोर्जरी बहुत हो रही है, तो वो चेक वादे 420, 406, 407, 467 आदि। पेंडेंसी इसलिए बहुत ज्यादा है कि पहले तो मुलजिम कोशिश करता है कि एफआईआर ना हो, फिर हो जाए और उसके खिलाफ चार्जशीट जा रही है तो बगल के थाने में तफ्तीश बदलवाता है। फिर वहां भी चार्जशीट जाती है तो वो एसपी से कह के दूसरे थाने में कराता है। फिर वो भी चार्जशीट लगाता है, पेंडेंसी होती जा रही है एफआईआर लॉज होने से। अभी अदालत तक का आऊंगा। शायद अभी फिर- जब हम बात करें तब भी आंकड़े बढ़ गए यस, होंगे। तो डीआईजी फिर अपनी रेंज में ट्रांसफर कर सकता है और आईजी अपने जोन में कर सकता है और डीजीपी साहब पूरे राज्य में कर सकते हैं और चीफ मिनिस्टर चाहें तो सीबीसीआईडी में कर सकते हैं। इसमें मनीष भाई भी एसआईएस को मैं भूल गया और सीबीसीआईडी, ये सब हम लोगों पे आते हैं। खैर, बहुत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा है कि मुलजिम के कहने पर अब तफ्तीश नहीं बदली जाएगी, वरना वो तो तफ्तीश को ले जाते ही फिरेगा। अब क्या होता है, बड़ा मैं आज व्यवहारिक जवाब दे रहा हूँ कि ये मुकदमा यूपी में एक ट्रांसफर पॉलिसी है कि सब इंस्पेक्टर सहित जिले में 3 साल रहेगा, रेंज में 5 साल रहेगा और जोन में 8 साल रहेगा, ऐसा कुछ है। जिस समय उसको तफ्तीश मिली, अगर वो उसी दिन उस जिले में आया है तो भी 3 साल में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। जब कॉग्निजेंस कोर्ट लेगी और ट्रायल शुरू होगा, वो दूसरे जिले में जा चुका होगा। अगर पहले से है तो दूसरे जोन में जा चुका होगा। अब आगरा में उसने तफ्तीश की है, फिरोजाबाद में आपके यहाँ की, इस समय वो गोरखपुर में पोस्टिंग है। भारत का कानून ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ उसको हियरिंग पे बुलाया जाता है। अब एफआईआर लेखक को बुलाया जाएगा। नंबर 2 बात, आईओ को बुलाया जाएगा। तीसरा, डॉक्टर ने डॉक्टरी लिखी है, वो जो लिखता है ऑल इंजरीज आर सिंपल इन नेचर एक्सेप्ट सो एंड सो कॉज्ड बाय हार्ड और शार्प और गनशॉट इंजरी, मोहर मारता है। बस इस बात को कहने के लिए, क्या उसको याद रहेगा कि आज 4 अक्टूबर 2022 को उसने जिला अस्पताल फिरोजाबाद में अजय नाम के व्यक्ति का मेडिकल किया था? नो, वो कहता है कि मेरी मोहर है, मेरा। तो अब वो पुलिस वाले अक्सर लिख देंगे ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इट इज अनेबल टू अटेंड द कोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर अपने यहाँ हमेशा रहती है, कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी दशहरा है, कभी बकरीद है, कभी ईद है, कभी मुहर्रम है, कभी वीआईपी ड्यूटी है, रामलीलाएं चल रही हैं, या कोई एक बयान आ गया देश भर में, अथवा कश्मीर में एक आतंकवादी घटना हो गई, राइट स्कीम लागू हो गई, अथवा कहीं दंगा हो गया। खैर, तो पेंडेंसी का ये कारण है कि सबकी गवाहियां नहीं हो पाती हैं। अब मेरे पे एक मुकदमा चल रहा है फिरोजाबाद में, उसमें जीप का ड्राइवर नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट सम्मन, देन सम्मन, देन सम्मन, देन बेलेबल, देन बेलेबल, देन बेलेबल वारंट, देन नॉन बेलेबल वारंट, तब वो जाके हाजिर होता है। ये पेंडेंसी का बहुत काम है। अब पेंडेंसी को दूर हम कैसे करेंगे? पेंडेंसी को दूर हम लोग, हाँ, एक और है, जो ये पुलिस के मुकदमे होते हैं कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि पालीवाल पार्क आगरा में कुछ लोग डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पे मैं सब इंस्पेक्टर एसपी सिंह बघेल इंडियन सिपाहियों के साथ, मैं मनीष ससीजा इनके साथ, मैं शिशिर इंडियन के साथ, ऐसे 4 पार्टियां बनी। फिर हमने जाके पालीवाल पार्क में पकड़ा, फिर अंधेरे का लाभ लेके कुछ भाग गए, फिर कुछ पकड़ लिए, फिर उनकी जेब में ये कट्टा मिला, कारतूस मिले, फिर उसकी फर्द बनेगी। फर्द पर जितनी पार्टियां थी और जितने हमराह थे, सबके 16 लोगों के दस्तखत होंगे। अब अदालत में 16 लोगों को गवाही देनी आनी होगी कि पालीवाल पार्क में हमने इस बदमाश को पकड़ा था, उससे ये रिकवरी हुई थी। अब हम पेंडेंसी को दूर कैसे करेंगे? ई कोर्ट्स के माध्यम से, पास्को कोर्ट के माध्यम से, स्पेशल फास्ट ट्रैक और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अब गोरखपुर का डॉक्टर फिरोजाबाद में उसको गवाही देना है जिला सत्र न्यायालय में, तो वहां से कहेगा माय लॉर्ड, ये मैंने मेडिकल इंजरी मैंने नोट की थी, ये शार्प है, ये है, ओके। तो और जेल से आना पड़ता है मुलजिमों को जुडिशरी रिमांड के लिए, तो अब वहाँ जेल से ही हो जाएगा जुडिशरी रिमांड। आते हैं कटघरे में खड़े होते हैं, 14 दिन का देना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोदी जी का बहुत ज्यादा, जैसे डिजिटल करेंसी पे है, डिजिटल इंडिया है उनका, ऐसे ई कोर्ट्स के मामले में, तो ई कोर्ट्स के माध्यम से, पास्को कोर्ट के माध्यम से, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग, और नालसा के द्वारा हम शोषित पीड़ित वंचित लोगों को वो विधिक सलाह के लिए सरकारी वकील देंगे
राज्य में सालसा के द्वारा, जिले में डालसा के द्वारा। तहसील स्तर पर हम वकील देंगे प्रो बोनो स्कीम, न्याय बंधु बिल्कुल, के नालसा माध्यम का से। एक आयोजन अभी जयपुर में भी हाल ही में हुआ यस था। यस, मैं आई वाज देयर, ओके। मैं उसमें था, नालसा की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, यूयू ललित साहब आए थे, मैं और बड़े वाले मंत्री जी थे, और देश भर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अभी वेस्टर्न जोन का हमने उदयपुर में किया है, तो उसमें भी थे। तो नालसा का मतलब होता है कि हम विधिक सलाहकार नेशनल लेवल पे दें। लोक अदालत लगा रहे हैं 2 प्रकार की, एक स्टेट की, एक सेंट्रल की, और उसमें 3 करोड़ अभी मुकदमों को सुना गया। मोटर व्हीकल एक्ट के मुकदमे क्यों अदालत में चले? अब आगरा में बहुत अच्छा हो गया है, शायद फिरोजाबाद शुरू हुआ है कि हम यहाँ स्मार्ट सिटी है तो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों के माध्यम से ही चालान हो जाएगा। अब वहां भी शुरू हो गया है। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट के, मैं एक और देश को कहना चाहूंगा कि इस समय जब मैं पहली बार एमपी बना था तो आगरा में एक भी फैमिली कोर्ट नहीं थी। आज आगरा में 4 फैमिली कोर्ट हैं अथवा 5 हैं, और मैंने जब पता किया 12,000 मुकदमे फैमिली कोर्ट में चल रहे हैं। महिला सशक्तिकरण भी हुआ है, इतना हुआ है कि 24 साल पहले, मैं विवाद में नहीं पड़ना चाह रहा, लेकिन 24 साल पहले झगड़े में लड़की कहती थी 7 जन्म का बंधन है, उसी के घर रहूंगी, मेरी तो मैं मरूंगी, लाश आएगी। लड़का कहता था नहीं रखूंगा। आजकल लड़के कहते हैं कि मेरी माँ, मैं जो है अलग मकान ले लूंगा, बाप से अलग रह लूंगा। तो लड़कियां कहती हैं कि नहीं रहना है साथ में ज्यादातर। तो 12,000 मुकदमे मैट्रिमोनियल डिवोर्स के कोर्ट में हमारे। मैं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस अलग है, बलात्कार के अलग हैं, लेकिन जो है मैट्रिमोनियल मुकदमे 12,000 लंबित हैं। तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम आता है तो हमारे यहाँ से तुरंत जजों की नियुक्ति होती है, हाई कोर्ट का कॉलेजियम आता है तुरंत नियुक्ति होती है। डिस्ट्रिक्ट लोअर सबऑर्डिनेट जजों की नियुक्ति माननीय हाई कोर्ट को करनी है। जुडिशरी अपने आप में, जैसे आप स्वतंत्र हैं, डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, मुझे लग रहा है 5वां पिलर और होता जा रहा है सोशल मीडिया, तो उसमें हम लोगों की दखलंदाजी नहीं रहती है। बिल्कुल, पर अभी सीधे। हमने एक देखा कि एक फैसला लिया गया कि लाइव प्रसारण किया जाने लगा है। अब जो यस सुनवाई, यस, वो एक बेहतरीन फैसले के तौर पर देखा जा सकता है, उसका स्वागत भी किया जा रहा है। हाँ, अभी 5 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहस को सबने सुना। ऐसे हम लोग 7 हाई कोर्ट में भी कर रहे हैं, उसके लिए पैसा दिया। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 900 करोड़ रुपए जजों के मकान बनाने के लिए, कोर्ट बनाने के लिए, ई कोर्ट्स के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, कैमरेज के लिए, पारदर्शिता के लिए किया है। वो अब उससे क्या फायदा हुआ है कि जो प्रोफेशनल वकील हैं उनको सीनियर वकील की बहस सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वरना वो कोर्ट की तो एक सीमा है, कोर्ट कोई इस हॉल से बड़ा नहीं होता है और इररिलेवेंट लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। अब उसको डायरेक्ट देखने से देश में जितने लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो वो ये सुन सकते हैं कि बड़े मुकुल रोहतगी साहब कैसे बहस करते हैं, हरीश साल्वे साहब कैसे करते हैं, कपिल सिब्बल साहब कैसे करते हैं। तो ये एक पूरे देश के लोगों को सीखने का मौका मिला। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक चिंता और एक सबसे बड़ा फोरम होता है, साल में एक बार आता है या 2 साल में होता है, CM-CJ मीटिंग, चीफ मिनिस्टर्स विभिन्न राज्यों के और मुख्य न्यायाधीश। तो अभी विज्ञान भवन में आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी थे और बड़े वाले हमारे रिजिजू साहब थे और मैं था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सेकंड यूयू ललित साहब जो आजकल चीफ जस्टिस हो गए हैं, और सभी राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे। उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये इच्छा व्यक्त की कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्षेत्रीय भाषा अथवा हिंदी को बढ़ावा मिल जाए तो वादी को बहुत सहूलियत होगी। वादी बीच में टोक सकता है। मैं आपको एक अनुभव बताऊं, मैं कोर्ट में एक डेट कर रहा था अपनी, क्योंकि मैंने भी कुछ गुनाह किए हैं, सैफी परिवार से चुनाव लड़के, तो कई मुकदमे चल रहे हैं। तो वो वकील को कहीं जाना था और मुवक्किल उसका एकदम गांव का था। वो जज साहब से कह रहा था, सर टुडे आई एम वेरी मच बिजी, आई एम गोइंग समवेयर, देयर इज अ पार्टी इन दिल्ली, सो प्लीज गिव मी द अनदर डेट। मुवक्किल ने समझा कि वकील साहब ने अंग्रेजी में बड़ी अच्छी बहस करी है उस दिन के भी वो पैसे ले लिए। अगर वकील साहब ये कहते कि माय लॉर्ड मुझे आज बाहर जाना है, मैं बहस नहीं कर पाऊंगा, कृपया कोई दूसरी तारीख दे दें, तो ये तारीख वकील ने ली है, मुवक्किल ने नहीं ली है, तो फिर वो पेमेंट नहीं करता उस दिन के।
कि भाई नहीं। इसलिए क्या होता है कि अगर क्षेत्रीय भाषाओं में, मैं अभी भी कहूंगा कि ये देश को अगर आगे बढ़ना है तो लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। अगर बहस करते हुए क्षेत्रीय भाषा में होगा और बहस कहीं गलत जा रही है, वो रामलाल के हाथ में कांटा है एफआईआर में, और वकील साहब कह रहे हैं कि श्यामलाल के हाथ में कांटा था, तो अगर उसकी भाषा में होगा, हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में, तो कहेगा वकील साहब नहीं नहीं वो श्यामलाल बोलो, कांटा श्यामलाल के हाथ में था, क्योंकि वो उसने लाइव चलता है उसके दिमाग में झगड़ा। तो प्रधानमंत्री जी का ये भी सपना है कि क्षेत्रीय भाषाएं में और उसमें वो, ऐसा कई लोगों ने अपनी शुरू भी किया है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में हाई कोर्ट में हिंदी में भी बात होती है। हमने उत्तराखंड से भी अनुरोध किया है, हम एडवाइजरी कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी अपने आप में एक चौथा तीसरा स्तंभ जो भी है वो स्तंभ है, लेकिन उनसे कहा कि उत्तराखंड हमारा ही राज्य का एक बंटवारा हुआ है, तो जो यूपी में सिस्टम है वो वहाँ भी लागू किया जाए। जी बिल्कुल, और ये तमाम बेहतरीन फैसले हैं, चाहे लाइव प्रसारण की बात हम करें जिससे एक और तो दूसरे वकीलों को भी फायदा मिलेगा, तो आम लोग हैं उनके बीच में भी पारदर्शिता का मैसेज आएगा। दूसरी ओर आम क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से जब सुनवाई होती है, जब इस तरीके के आदेश निकलते हैं, तो वो लोगों तक एक क्लियर और कॉन्फिडेंशियल मैसेज जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एसपी बघेल जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी राजकुमार चाहर जी से भी कि आप भी मंच पर पधारे, और शिशिर अवस्थी जी आपसे अनुरोध है कि आप इनका वेलकम यहाँ पर करें बुके के साथ। मान्य हमारे बीच में मौजूद हैं, प्लीज सर आप एक बार बैठिए, क्योंकि देखिए आपकी राय हर जगह जरूरी हो जाती है, कानून का मसला जरूरी है। तो ऐसे में मनीष असीजा जी, एक सवाल मेरा आपसे भी था। एक समन्वय सेतु का काम आपको करना पड़ता है, कई बार हम देखते हैं कि जो कार्रवाई होती है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, तो किस तरीके से ये चुनौती का सामना आप करते हैं, किस तरीके से वो तालमेल बिठाया जाता है? कहाँ के हंगामे की बात? जी कहाँ के हंगामे? विधानसभा की बात में करें। देखिए, विधानसभा अगर आप कभी स्वयं उपस्थित होकर देखेंगी तो ये भी एक नैरेटिव है। तो इस मुझे अवसर मिला है कि देश के इस महत्वपूर्ण चैनल के मंच पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला है। सामान्यतः जब भी हाउस चलता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो कोई बहुत विशेष परिस्थितियां नहीं होती हैं, तो जो हंगामे का टाइम है और कामकाजी टाइम है, उसमें ज़्यादातर मेरा अपना उत्तर प्रदेश का जो अनुभव है, कामकाजी समय अधिक होता है। लेकिन हंगामे को कुछ ऐसा स्पार्क मिलता है कि कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, एक न्यूसेंस होता है, न्यूसेंस वैल्यू भी होती है, वो ज़्यादा। मैं आपने मन की बात पूछ ली तो बताता हूँ। तख्ती दिखाना, शोरगुल करना, वेल में आना, वो आ जाता है सामने, और अच्छी बहस आसानी से नहीं आती। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि हाउस में किसी को अगर अटेंशन लेना है अपने क्षेत्र के लिए या अपने दल के लिए या अपनी बात रखने के लिए, तो कई बार वो जो एक सही रास्ता है, जो एक जिसके लिए मंच बना हुआ है, संसद या विधानसभाएं बनी हुई हैं, उस पर जरा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना लिखना पड़ेगा, फिर ठीक से बोलना पड़ेगा, फिर भी वो उसको वो हाइट नहीं मिल पाएगी। इसलिए शायद ये हंगामे का थोड़ा रहता है। वरना अगर थोड़ा सा आप इस ओर आगे बढ़ें, आप माने एक समूची मीडिया के लिए मैं कहता हूँ कि वो एक अपना ट्रेडिंग कर ले कि अच्छी बहस, सार्थक बहस, समाज के प्रति दायित्व के और जिम्मेदारी के साथ उठाई गई बातों को हम 60-70% की कवरेज देंगे, और व्यर्थ के शोरगुल, हंगामा या बेकायदे की बातों को थोड़ा सा कम महत्व देंगे, शायद इस पे असर पड़ेगा, ऐसा मेरा सोचना। बिल्कुल, यानी कि मीडिया की भूमिका को आपने यहाँ पे महत्वपूर्ण माना है, और आपका कहना यह है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि मीडिया में शोरगुल की जगह कार्रवाई ज़्यादा हो, ताकि लोगों का फोकस भी कार्रवाई पर रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष असीजा जी के लिए भी जोरदार तालियां आप सभी की ओर से मैं चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब इसके बाद हम स्वागत
सत्कार और सम्मान की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे कई ऐसे कर्मवीर हैं, कर्म योद्धा हैं, जिन्होंने एक दिशा में काम करके देश को, समाज को नई दशा और दिशा दी है। तो उनके फेलिसिटेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके लिए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे ऑनरेबल गेस्ट एसपी सिंह बघेल जी, राजकुमार चाहर जी और मनीष असीजा जी, आप तीनों एक बार आगे की ओर आएं और साथ ही शिशिर अवस्थी जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आएं और सभी का सम्मान यहाँ पर आप करेंगे। एक बार आप लोग आगे आ जाए प्लीज। सम्मान की इस कड़ी में सबसे पहला नाम है डॉक्टर नरेश शर्मा जी का। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए। आप सभी की ओर से जोरदार तालियां हम चाहेंगे, क्योंकि नरेश शर्मा जी आगरा के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट हैं और जनसेवा में समर्पित हैं और इनके द्वारा एक समाज सेवी संस्था भी चलाई जा रही है, जिसके द्वारा निशुल्क चिकित्सा परामर्श हेतु कई जगहों पर गुरुवार के दिन कैंप लगाया जाता है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से डॉक्टर नरेश शर्मा जी के लिए। का साथ बना रहे हैं, क्योंकि ये वो तमाम प्रतिभाएं हैं जो आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर समीर भाटी जी, आप आगे की ओर आए और अपना सम्मान यहाँ पर ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर समीर भाटी जी के लिए। डायरेक्टर आप हैं कोविड वैक्सीन जागरूकता के लिए, आपने दिन रात मेहनत की है और साथ ही स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन के संस्थापक आप हैं। कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, आप कई जगह सम्मानित हो चुके हैं और कई पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। और नाउ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर सुकेश यादव जी से कि वो मंच पर पधारे। चांसलर हैं आप जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद के। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए। आगे बढ़ाया जा सकता है, या आप बखूबी जानते हैं, और किस तरीके से देश को, समाज को नई दिशा दी जा सकती है शिक्षा के माध्यम से। आपने वो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अरिंजय जैन। डॉक्टर अरिंजय जैन जी, और उनसे पहले डॉक्टर जावेद अनवर वारसी जी, आप मंच पर पधारें। डॉक्टर जावेद अनवर वारसी जी, डायरेक्टर एफएच मेडिकल सेंटर। डॉक्टर अरिंजय जैन जी, डायरेक्टर जीजी मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। विकास खन्ना जी, डायरेक्टर पंछी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ग्रुप के डायरेक्टर विकास खन्ना जी एक बार हमारे साथ मंच पर जुड़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए। विकास खन्ना जी के लिए जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। And after that, I would like to call on the stage Amit Goyal, Director of Panchi Foods Private Limited. फर्स्ट इंडिया भी अपने आप को बेहद गौरवान्वित महसूस करता है जब आप जैसे समाज सेवी हमारे बीच में होते हैं, जो समाज के लिए दिन रात मेहनत करने में जुटे होते हैं। आप हमारे बीच में अमित गोयल जी मौजूद हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से यहाँ पर हो जाए। पंछी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए। यशवंत हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर, डॉक्टर सुरेंद्र जी मंच पर आप पधारे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आप सम्मानित करते हुए हम बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र भागोड़ जी, मिस्टर नीतीश शर्मा जी, भगत सिंह बघेल जी,
एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो जाए मोहम्मद इमरान जी के लिए। तालियां इनके लिए। मयंक भटनागर जी से कि वो मंच पर आए। आप डायरेक्टर हैं किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मयंक भटनागर जी के लिए भी, और तालियों का सैलाब यूं ही बना रहे। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फोकस अल्ट्रासाउंड एंड इमेजिंग सेंटर हाथरस के डायरेक्टर विकास शर्मा जी से कि वो एक बार हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर विकास शर्मा जी। ओके। ऐसा जुड़े और उनको हम यहाँ पर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए। आफ्टर दैट अब हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर गोविंद गुप्ता जो डायरेक्टर हैं श्री गोपाल संजीवनी घुट्टी के। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए। गोविंद गुप्ता जी। बंटी पाल जी डायरेक्टर सियाराम मिष्ठान भंडार, वो इनके बाद रेडी है। बार आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आप यहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। तो वहीं इसके बाद अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बंटी पाल जी से कि वो आगे आए। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां आप सभी की ओर से यहाँ पर हो जाए। बंटी पाल जी डायरेक्टर ऑफ सियाराम मिष्ठान भंडार। बंटी पाल जी। आए अमित राजौरिया जी आयुष्मान हॉस्पिटल के डायरेक्टर आप हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए आप सभी की ओर से हो जाए। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दीपक कौशिक जी कि वो मंच पर पधारे। आप डायरेक्टर हैं कौशिक एसोसिएट्स के। दीपक कौशिक जी। तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हीरालाल खुशवाहा जी से कि वो मंच पर पधारे। आप डायरेक्टर हैं हीरालाल कुल्फी के। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए। आज के प्रोग्राम को सफल बनाने में भी आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां यहाँ पर हो जाए। अरे आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लाला रोशन लाल जी मिष्ठान भंडार के। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए।
एक बार फिर से आप सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार फिर से अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार फिर से आप सभी की जोरदार तालियां यहाँ पर हो जाए। सर देखिए, संबोधन भी आपका सुनना चाहेंगे, चर्चा तो आपके साथ की ही है, चाहे संक्षिप्त ही हो। या सर थोड़ी देर की बात और। चलिए मनीष असीजा जी, कुछ पंक्तियां जरूर हमारे बीच में आप जाते जाते रख जाइए, ताकि आपके शब्दों से हम सदैव प्रेरित होते रहें, क्योंकि फर्स्ट इंडिया और भारत 24 का ये इनिशिएटिव है। तो ऐसे में मंच पर आप सबसे पहले पधारिए और सभी को संबोधित कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका, एक बार जोरदार तालियां कहें। आज भारत 24 और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जो दोनों पूरे भारत में मीडिया के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखते हैं, इस कॉन्क्लेव में, इस विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और इस क्षेत्र के ही नहीं, अब तो पूरे दुनिया देश में जाने पहचाने नाम है, आदरणीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब, जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, संघर्षशील और सदैव जनता के बीच में उनके संघर्ष और हक की लड़ाई लड़ने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजकुमार चाहर साहब, इस चैनल के सभी सम्मानित से जुड़े हुए सभी मेरे साथी, मातृशक्ति, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर समाज का और देश का नाम आगे बढ़ाने वाले ऐसे सम्मानित अतिथि बंधुओं, सामान्यतः अपनी बात कहकर जाना मैं इसको संकोच में रखता हूं, लेकिन मैंने पलिया जी से निवेदन किया था, तो मुझे यहाँ से जाना है और काफ़ी कार्यक्रम भी हैं आज, तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। इस तरीके की बैठकें और लाइव टेलीकास्ट मैंने कई बार देखे हैं, तो जब मैं सामने प्रोफेसर साहब बहुत ही मंजे हुए और सधे हुए और बिल्कुल सटीक उत्तर दे रही थी, बीच बीच में स्क्रीन में मेरा भी चेहरा आ जाता था, तो मुझे बड़ा गुदगुदी जैसी होती थी। और कभी आप लोग फिरोजाबाद भी आए, ये मेरा निवेदन है, वहाँ पर आपको एक नया आयाम मिलेगा। 100 साल से अधिक पुराना परंपरागत कांच का उद्योग है, उस उद्योग की जमीन से लेके आकाश तक की ऊंचाइयां आपको देखने को मिलेंगी। ये चैनल के हिसाब से ये भी एक अच्छा नज़रिया होगा कि कैसे एक गरीब लेकिन कमज़ोर लेकिन कुशल कारीगर के हाथ की मेहनत हमारे फिरोजाबाद के कांच उद्योग को और भारत के निर्यात के रूप में यहाँ से जब निर्यात होता है तो विदेश के विकसित राष्ट्रों में सजाने के लिए काबिल बना देती है। कैसे वहाँ का व्यापारी, व्यवसायी और श्रमिक एक साथ एक छत के नीचे एक काम के साथ जुड़कर अपने समाज का, अपने प्रदेश का और उसके बाद विदेश में भी अपना नाम ऊंचा करता है। ऐसा मेरा चैनल परिवार से ये निवेदन है। बहुत ही अच्छी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न थे, जिनके उत्तर मैं भी बहुत एक्नॉलेज हुआ। खासकर जो अदालत है उसका कंसेप्ट मैं तो इसलिए भी समझ गया कि जैसे आदरणीय मंत्री जी अदालतों में तारीखों में जाते हैं, जानते हैं, मैं भी उनके साथ कई जगह सहअभियुक्त भी हूँ। हालांकि अभियुक्त का मतलब ये नहीं हमने कोई गलत काम किया, लेकिन राजनीतिक विरोध को कभी कभी उस कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। तो मैं तो इसकी कल्पना कर सकता हूँ कि कितनी सुरक्षित वातावरण बन जाएगा जब कैदियों को पेशी के लिए लाया जाता है, दिक्कत होती है, उनकी हाजिरियाँ होती है, तो बहुत काम में प्रगति होगी। ऐसी बातें इस गोष्ठी में मुझे सुनने को मिली। मैं चाहता था कि और देर बैठता, लेकिन समय का अभाव है। एक बार फिर मैं
भारत 24 और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं आपको एक बात का और धन्यवाद देता हूं कि आपके जो हेड हैं या आपके सीईओ साहब हैं, तो लाखों करोड़ों दर्शकों की तरह मैं भी उनका बहुत प्रशंसक हूं, आदरणीय जगदीश चंद्रा साहब का। और जब आप किसी को लगातार देखते हैं, सुनते हैं, उनके पहले सवाल जवाब का जो प्रस्तुतिकरण है उसको देखकर कुछ सीखते समझते भी हैं, वो अगर आपके साथ साक्षात अगर उपस्थित हो आपके बीच में, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए भी आभार है। मेरी जो फिरोजाबाद की टीम है, उनके टीम के साथियों को भी मैं विशेष बधाई देता हूं कि उनके आग्रह से मुझे भी लगा कि मुझे यहाँ जरूर आना चाहिए। एक बार मैं फिर आप सबका आभार प्रकट करता हूं और पहले जा रहा हूं, इसके लिए थोड़ा सा मुझे असहजता तो है लेकिन मजबूरी है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे बीच में पधारने के लिए और अपने बिजी स्केड्यूल में से ये कीमती वक्त निकालकर हम सभी को देने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की ओर से माननीय मनीष असीजा जी के लिए। अब इसके बाद मैं चाहूंगी राजकुमार चाहर जी आप मंच पर पधारें और सभी को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की ओर से राजकुमार चाहर जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत 24 और फर्स्ट इंडिया के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यूपी के मन की बात इस सब्जेक्ट पर महत्वपूर्ण बातचीतें निश्चित रूप से अभी हुई और मैं तो अभी शिशिर अवस्थी साहब यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आगरा के बहुत ही गौरव के रूप में जिन्होंने आगरा का नाम संघर्ष के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में एक विद्वान लीडर के रूप में पूरे देश भर में किया है, जिनका अनुसरण करने की कोशिश भी मैं करता हूं और उनके किए गए संघर्ष को देखते हुए उस पर चलने का प्रयास भी करता हूं। ऐसे मेरे बड़े भाई बहुत ही आदर के योग्य आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, हमारे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री शिशिर अवस्थी साहब और यहाँ उपस्थित उनके सभी टीम के लोग, शहर के बहुत ही गणमान्य नागरिक, बहनों भाइयों, एक महत्वपूर्ण आयोजन आप लोगों ने आज किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत ही हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और जो प्रश्नोत्तर और यूपी के मन की बात पर आप लोगों ने निश्चित रूप से एक बात रख के इस आवाज को उठाने का काम किया है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से होते रहने भी चाहिए और इसी के माध्यम से जब चीफ गेस्ट और अन्य साथी आते हैं इन कार्यक्रमों में और अन्य अन्य क्षेत्रों में, जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो अग्रणी भूमिका उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में निभाई है, उनको भी आपने सम्मानित करने का काम इस मंच के माध्यम से किया है। तो मैं समझता हूं कि आगरा और आगरा के आसपास के जनपद के लोग जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, विशेषकर फिरोजाबाद जिला, आगरा जिला, तो निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र में और अच्छा कार्य करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। साथियों, मैं बहुत अधिक न कहकर मैं सुनना चाहूंगा बघेल साहब को। मैं बहुत शुभकामना देता हूं और एक बस निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चैनल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। पत्रकारिता क्षेत्र और उसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका एक बड़ा रोल समाज के अंदर है।
मुझे दुख के साथ भी बड़ा कहना पड़ता है कि आजकल बहुत छोटे छोटे चैनल्स के नाम पर, कुछ यूट्यूब के चैनल, पहले हम लोग कभी पत्रकार वार्ता भी करते थे तो बड़े लिमिटेड पत्रकार बंधु और चैनल के लोग उसमें आते थे। अभी हम आप जैसे बहुत जिम्मेदार समाचार समूह को और चैनल को, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, उनको बुलाते हैं, तो उनके साथ में मैं देखता हूं कि कम से कम 50-100 डाइस पर अलग अलग प्रकार के नाम भी रखे जाते हैं। और मुझे कहते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है कि वो लोग आजकल पूरी तरह से, जो मैं लगातार देख रहा हूं सामाजिक जीवन में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, कभी नेताओं के लिए, कभी व्यवसायियों के लिए, कभी अधिकारियों के लिए, अन्य प्रकार की बातों को प्लान्ड करके कहने का काम भी करते हैं। और नहीं कहना चाहिए, ब्लैकमेलिंग जैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा एक नया चलन चला है। मैं भारत 24, इंडिया फर्स्ट और इससे और भी जितने भी चैनल्स चल रहे हैं, मैं कम से कम आप लोगों से ये अपेक्षा हम कर सकते हैं कि समाज के हक और अधिकार के लिए एक जो सीमाएं कम से कम रहती है कि क्या दिखाना, क्या नहीं दिखाना, क्या दिखाने से समाज पर सकारात्मक संदेश जाएगा, क्या न दिखाने से, इस तरह का एक आकलन जरूर करना चाहिए। और जल्दबाजी में कई बार खबरें आती हैं और बाद में फिर उनको कहा जाता है कि भाई ये, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, कम जानकारी के कारण ये खबर हमने प्रसारित कर दी थी। लेकिन चरित्र हनन होने का किसी का काम भी न हो, समाज की आवाज भी उठे, आम जनमानस के हक और अधिकार को हम आगे बढ़ाएं, उनकी बात रखें, जो सच्चाई है उसको दिखाने का हमारा कर्तव्य भी है, हमारा फर्ज भी बनता है। तो एक अच्छे चैनल की भूमिका निभाने का काम मैं समझता हूं निश्चित रूप से आदरणीय जगदीश जी के ये सब प्रयास चल रहे हैं। शिखर जी यहाँ बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है। मैं आप लोगों से जरूर ये अपेक्षा करता हूं कि आप एक अच्छे रास्ते पर चलकर, कल आज रामनवमी का त्योहार है, कल दशहरा है, तो एक नए संकल्प के साथ भारत को आगे बढ़ाने का, उत्तर प्रदेश की बात को आगे रखने का, प्रदेश को आगे बढ़ाने का, समाज की जो व्याप्त नेगेटिविटी है उसको दूर करके एक सकारात्मकता के साथ पॉजिटिव माहौल में हम लोग जनता के हक और अधिकार की बात को आगे करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा आज के मौके पर करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार अगेन आप सभी से दरख्वास्त है, आप सभी से गुजारिश है, जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होनी चाहिए।